स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। बालन शाह ने जब से नेपाल की सत्ता संभाली है, लगातार वो काला पानी, लिम्पियाधारा और लिपलेख का मुद्दा उठा रहे हैं। अब ऐसे में जब बार बार वो इस चीज का जिक्र कर रहे हैं तो सवाल उठ रहा है कि आखिर इतने डिस्परेट क्यों हैं इन चीजों को लेकर। क्या भारत के साथ वो रिश्ते अच्छे नहीं रखना चाहते हैं? बीच में तनाव की स्थितियां भी दिखी भारत और नेपाल के रिश्ते में। हालांकि रवि लामिछाने ने भारत आए तो ठीक ठाक वहां पर माहौल दिखा, लेकिन फिर से वही राग अलाप रहे हैं बालन शाह। तो क्या ये अपनी जनता को खुश करने के लिए या फिर कुछ और कारण है? आज समझेंगे। मेरे साथ इस वक्त डिफेंस एक्सपर्ट संजय कुलकर्णी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका एनएफ न्यूज पर। जय हिंद सर, 3-4 महीने की सरकार हो गई और मुझे लगता है कि 7-8 बार बालन शाह ने लिपलेख, लिम्पियाधारा और काला पानी का मुद्दा उठाया है। इसके पीछे का कारण आपको क्या लगता है? बहुत बहुत धन्यवाद। 2-3 कारण नजर आते हैं। एक, ये जो सरकार आई है जेएनजी की सरकार, मुझे लगता है कि इससे पहले भी केपी शर्मा ओली जो है उस तरह की बातें उठाते आए हैं, और अब जब इन्होंने सरकार संभाली है तो इनको लगता है कि ऐसे ना उनको कोई लोग देखे कि कहीं भारत में पढ़ा लिखा है तो कहीं भारत की तरफ इसका ज्यादा झुकाव है। और तीसरा, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं चीन के दबाव में आकर के और वो आए हैं। और एक और जो लगता है कि क्या उसको बोलते हैं कि ना अपनी सियासती रोटियां सेकना बोलते हैं ना, वो हिसाब किताब। इसको मद्देनजर रखते हुए कहीं ना कहीं नेपाल लगातार इस तरह के जो लिपुलेख को लेकर के, काला पानी को लेकर के, लिपियाधारा को लेकर के ये बातचीत छेड़ते रहते हैं, जबकि ये बहुत सेटल्ड मामला है। अगर हम इसे कहे सेटल्ड भी नहीं है तो बहुत पुराना मामला है। 1816 का मामला है ये। ट्रीटी ऑफ सुगौली जिसे कहते हैं, जो ब्रिटिश ने नेपाल के साथ संधि की थी, उसको लेकर के ये मामला है। तो मुझे लगता नहीं कि इस वक्त अब ये जो बार बार उठता है तो कहीं ना कहीं इनके बालन शाह के ऊपर जो है दबाव है, नहीं तो वो इस तरह की बातें नहीं करेंगे। बिल्कुल सर, लेकिन बार बार ग्रेटर नेपाल बनाने की धमकी देना, फिर अभी कुछ दिन पहले कहना कि हमारे पास सबूत है कि ये सब हमारा हिस्सा है। निश्चित तौर पर उसमें आपने जो बात कहा कि चीन का भी एक दबाव हो सकता है, लेकिन बार बार ऐसे बोलेंगे तो क्या भारत के साथ रिश्ते अच्छे रह पाएंगे? और भारत के साथ अगर रिश्ते अच्छे नहीं रहे तो क्या इफेक्ट पड़ सकता है सर नेपाल पे? देखिए, नेपाल बात को समझता है कि नेपाल और भारत के बीच में रोटी बेटी का रिश्ता है। और मजहब में भी कल तक नेपाल एक हिंदू किंगडम कहलाता था, आज नेपाल हिंदू किंगडम नहीं कहलाता है, क्योंकि उसमें अब आज लोकतंत्र है, बीच में कम्युनिज्म चल रहा है। जैसे भी है, मतलब एक तरीके से अलग सरकार जो राजाशाही थे वो तो खत्म हो गई, और उसको लेने के बाद, और हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि बार बार अगर इस तरह की बातें, जो पहले तो समझना चाहिए ये उठाते क्यों है। और ऐसे उठाया इन्होंने कि यहाँ तक कि 100 रुपया का जो उनका करेंसी नोट होता है उस पर भी उन्होंने दिखाया कि लिपुलेख और काला पानी और लिपियाधारा जो है वो नेपाल का हिस्सा है। अब ये है क्या, बहुत जरूरी है समझना कि ये बात है क्या। सवाल यह है कि जब 1816 में जब ट्रीटी ऑफ सुगौली हुई तो उसने काला पानी को एक तरीके से बॉर्डर दिखाया गया, पश्चिमी बॉर्डर नेपाल और भारत, ब्रिटिश इंडिया को लेते हुए। और 1947 तक जब भारत को आजादी मिली तो हमने उस बात को माना। लेकिन नेपाल का मानना है कि ये जो नदी है काला पानी, ये निकलती है एक पतली सी धारा जो और पश्चिम को जाती है, और जैसे ही वो उसको पकड़ते हैं तो फिर जो 3 जगह की हम बात करते हैं, लिपुलेख, काला पानी, लिपियाधारा जो है, ये सारे के सारे हिस्से, ये जो जगह है ये अपना किसका हिस्सा बन जाता है? नेपाल का हिस्सा बन जाता है, उनके एक है। लेकिन ये बहुत सेटल्ड डिस्प्यूट है कि ये जो जितनी भी नदियां आती हैं या उसको बोल सकते हैं कि जो उसकी ट्रिब्यूटरीज है, स्ट्रीम्स हैं, ये एक जगह से आती है और ये बड़ा सेटल है। साथ में नजर आता है अगर आप उधर जाए, ये काला पानी है, इसके पश्चिम और उसके उस तरफ एक तरफ नेपाल है और एक तरफ हिंदुस्तान है।
लेकिन बार बार इस बात को उठाना, क्योंकि 2020 में जब भारत ने रास्ता बनाया है कि हम जब मानसरोवर लेक जाएंगे तो यहाँ से हम जाने में आसानी होगी, और 1962 में भी लगातार जिस प्रकार से लिपू लेक और ये जो ट्रेडिंग पॉइंट है जिसमें भारत और चीन को कोई दोनों के बीच में कोई मतभेद नहीं है इसको लेकर के, पर जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि हमने देखा कि चीन का जो दबाव है वो हो सकता है नेपाल के ऊपर हो, और उसके पहले जो प्रधानमंत्री थे ओली, उनको भी कहीं ना कहीं चीन के वो एक पिट्ठू माने जाते थे, और उनके जो है वहां की जो चीन की जो अम्बेसडर थी वो भी उनको काफी कुछ सुनने में आता था कि डिक्टेट करते हैं कि किस तरीके से रहना है। लेकिन नेपाल के इलाके में नेपाल के ही द्वारा ये उनके ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने ही कहा है कि नेपाल के अंदर 7 ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें चीन ने कब्जा कर रखा है। उसके बारे में तो नेपाल शांत है, वो कुछ नहीं बोलता है। और यहाँ पर बोल रहे हैं उनके प्रधानमंत्री जो अभी हैं वीरेंद्र शाह, ये सब भारत ने भी हमारा कुछ एरिया लिया है और हमने भी भारत का कुछ एरिया लिया है, ये जो इस तरह की भाषा है। और जब हमारे यहाँ से फॉरेन सेक्रेटरी गए थे, उनसे ना मिलना, ये कहना कि मैं तो प्रधानमंत्री हूँ और वो एक फॉरेन सेक्रेटरी हैं, ये दर्शाता है ये उनकी मानसिकता मुझे लगता है ठीक नहीं है, ये गलत है। और दोनों देशों के बीच में कभी भी इस तरह के मन मुटाव नहीं होना चाहिए। अगर कोई चीज डिस्कस करनी है तो टेबल के ऊपर आकर के डिप्लोमेटिकली डिस्कस करना चाहिए, बनिस्पत अपना इस तरह की भाषा का प्रयोग, इस तरह का अपनी जो मानसिकता का दिखावा या फिर अपना एक रुतबा दिखाना, ये मुझे नहीं लगता जो देश जो हम जो रोटी बेटी का रिश्ते की बात करते हैं उनके द्वारा करना चाहिए। जी बिल्कुल सर, एक सवाल आखिर में ये कि चीन का इन्वॉल्वमेंट नेपाल में ये आज से नहीं बहुत पुराना है, लेकिन क्या बार बार अभी वाली सरकार की तरफ से ये बातें कही जानी, और फिर भारत और अमेरिका के रिश्ते कैसे हैं हम सब देख रहे हैं पिछले लगभग 2 साल से, क्या अमेरिका भी अंदर खाने तो नहीं ये बातें कहलवा रहा है, करवा रहा है, ताकि भारत के लिए परेशानियां बढ़े? देखिए कि माउंट एवरेस्ट को लेकर के सारे देश वहां पे जाते हैं चढ़ने के लिए, और एक नेपाल बहुत ही एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है, इसमें कोई शक नहीं। अमेरिका के साथ रिश्ते भारत के ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन अब नेपाल एक लोकतंत्र होने के नाते वहां पर भी बहुत ज्यादा फॉरेन टूरिस्ट आते हैं, जिसमें अमेरिकन टूरिस्ट शामिल हैं। लेकिन चीन जो है लगातार इसमें दखलंदाजी देने की कोशिश करता है, और जिस प्रकार से शर्मा जो इनके पुराने प्रधानमंत्री थे जो कम्युनिस्ट थे, तो उससे भी साफ दर्शाता है कि उनका झुकाव किस तरफ था। यही नहीं, चीन की तरफ से जो रेल लाइन आती है, जो अपने मैं कह सकता हूँ कि बेजिंग से लासा और लासा से शिगात से, और शिगात से तकरीबन 750-800 किलोमीटर दूरी पर है काठमांडू से, और शिगात से बॉर्डर नेपाल बॉर्डर के बीच में तकरीबन 300-100 किलोमीटर का अंतर है। पर एक प्रयास हो रहा है चीन की तरफ से कि वो इसको रेल कनेक्टिविटी दे और टनल बनाए, और जो भी है जिसके ऊपर चीन काफी सालों से प्रयास कर रहा है, लेकिन अभी तक वो संभव नहीं हो सका। लेकिन प्रयास, और ये प्रयास साफ दर्शाता है कि नेपाल को लगता है कि क्योंकि नेपाल अगर भारत को, उन्हें ऐसा लगता है कि अगर भारत ने पूरी तरह से नेपाल को घेर रखा है या घिरा हुआ नेपाल है 3 तरफ से, और एक तरफ से चीन के साथ अगर उसके इस तरीके से जो कनेक्टिविटी है होती है, और कभी 1-2 बार जैसे बीच में हुआ कि पेट्रोल डीजल को लेकर के नाकाबंदी हो गई, वहां दिक्कत आ गई, तो उनको लगता है कि वो अब भारत के ऊपर निर्भर ना हो करके चीन के द्वारा भी अपना सामान ला सकते हैं। और वहां से तकरीबन 10-15 दिन लगते हैं चीन से काठमांडू तक पहुंचने के लिए। प्लस नेपाल के अंदर भी जो टिबेटन लोग रहते हैं उनके बारे में भी बार बार चीन उनको दबाव डालता है नेपाल के, ये आप इनके कभी भी कोई सहायता नहीं देंगे। वो भी वहां पर भी नेपाल उनके बातों में आकर के उनसे दूर रहने की कोशिश करते हैं। और जैसे मैंने कहा, हुमला करके एक जगह है जहाँ पे चीन ने नेपाल के अंदर आकर के अपना डेरा जमाया है और उधर कुछ बिल्डिंग्स बनाई है, और वहां के लोगों को कहा है कि आज से वो नेपाली नहीं चीनी बन गए हैं।
तो आप समझ सकते हैं कि चीन का किस तरीके का प्रभाव नेपाल के अंदर है, और नेपाल उसके बारे में या उसके बर्ताव बोलने की हिम्मत नहीं रखता है। और भारत एक लोकतंत्र होने के नाते, नेपाल एक लोकतंत्र होने के नाते जरूर इस तरह के बातचीत और बात उभर के आती है, लेकिन बहुत जरूरी है। मैं जैसे बार बार कहता हूं कि रोटी बेटी का रिश्ता है नेपाल के साथ, हमारे संबंध हर हमेशा अच्छे होने चाहिए। पशुपति हमारे भी उतने ही रिलीजियस और हमारी दोनों की जो आस्थाएं हैं वहां मिलती हैं, सीता मैया की जगह है। तो ये जब को देखते हुए मुझे लगता है निहायत जरूरी है कि रिश्ते अच्छे होने चाहिए और इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, और ये बात समझनी होगी नेपाल के नए प्रधानमंत्री बालन शाह को कि वो एक देश के प्रधानमंत्री हैं, 3 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं, काठमांडू के मेयर नहीं है। काठमांडू के मेयर की तरह बयान देंगे तो समस्याएं उत्पन्न होंगी। बाकी बने रहिए हमारे साथ। संजय सर, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।